हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिलके सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चानुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चानुद्रो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है? ये सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, चानुद्रो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, चलिए बताओ। तो आपका सही आंसर है गंगई मैदान। ठीक है, गंगई मैदान जो था ये था आपका द्वितीय नगरीकृत क्षेत्र। पहला आप जानते हो, पहला आपका सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, जो नगरीकृत था। दूसरा है गंगई मैदान। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का राज्य कहाँ स्थित है? मैंने पहले भी बताया हुआ था, पहले स्टेट में, इससे पहले वाले स्टेट में। देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ जो एक्सप्लेन करता हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? इलाहाबाद के आसपास। ठीक है, यूपी में इलाहाबाद के आसपास वत्स का क्षेत्र पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरहूत और अमरावती ये सुप्रसिद्ध केंद्र किस चीज का था? किसका था? तो ये बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र है, भरहूत और अमरावती। क्या नाम है? भरहूत और अमरावती। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश शासक था किस वंश का? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर का निर्माता कौन है? जल्दी बताओ, किसके काल में हुआ था? सबसे पहली बात, किसके काल में हुआ था? अगर पता चल जाएगा तो निर्माता कौन है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके निर्माता हैं अकबर, और ये अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोस मीनार है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो इसको याद रखना। कोस मीनार क्या है? क्या है कोस मीनार? तो देखो, कोस मीनार हुआ करता था एक दूरी निर्धारक। ये दूरी निर्धारक क्या हुआ? ये माइलस्टोन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है माइलस्टोन? क्या होता है? रोड साइड में जब आप जाते हो तो आप देखते हो एक पत्थर रहता है, उस पर लिखा रहता है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कोई शहर का नाम दिया रहेगा, 10 किलोमीटर ये लिखा हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं माइलस्टोन। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जब बनाया गया था उसी के किनारे ये कोसी मीनार लगाया गया था। ठीक है, कोसी मीनार ये क्या होता था? ये होता था माइलस्टोन उस वक्त। कहाँ है ये स्थित? ये भी आपको याद रखना है, ग्रैंड ट्रंक रोड पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था किस काल में? तो चालुक्यों के काल में एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ था, प्रतिफल था किसका? द्वैत शासन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इसको समझ लेना। अब कमेंट में ये मत आंसर करने लगना कि मत बोलने लगना कि सर आपने गलत आंसर बताया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के इसका आंसर करो। यहाँ पे इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। अब जैसे ही द्वैत शासन प्रांत देखते हो आप मार देते हो क्या? आप मार देते हो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919। ठीक है, 1919 सोचते हो। बिल्कुल सही बात है, 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित हुआ था। प्रांतीय कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित हुआ था, यानी अपर हाउस, लोअर हाउस, जिस तरह से अभी हमारा लोकसभा राज्यसभा है, इस तरह के फॉर्मेट में कब बन गया ये आपसे पूछा जा रहा है। ना कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि द्वैत शासन कब लागू हुआ प्रांतों में। द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरी सरकार, 2 सरकार शासन कर रही है। और कार्यपालिका का 2 भागों में का मतलब हो गया कि एक तरह का 2 ऑफिस है, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, बस इसी तरह से समझो। तो दो सभा होना यानी लोकसभा राज्यसभा होना द्वैत शासन नहीं है। ये तो सिस्टम है, एक तरह का सिस्टम है जहाँ पे 2 कार्यपालिका 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत कार्यपालिका 2 भागों में बटा था, लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी 1919 में हुआ था। ठीक है, इसको क्लियर करके दिमाग में सेट कर लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के लिए सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का निर्माण शुरू किया है? यानी कौन सा देश S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का निर्माण कर रहा है भारत के लिए? कौन कर रहा है? ये कर रहा है रूस। क्लियर है? और 2025 तक ये भारत को सौंप देगा।
अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी किसने? कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। अच्छा, गुजरात में कहाँ हुआ था? काठियावाड़ा, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, काठियावाड़ा के टंकारा क्षेत्र में। टंकारा क्षेत्र है काठियावाड़ा के पास। ठीक है, वहीं पर इनका हुआ था जन्म 1824 ईस्वी में। कब हुआ था? 1824। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ कब? 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में दोबारा कब हो गया शामिल? तो यह है 1911 में। ठीक है, कब हुआ था? 1905 में विभाजन हुआ था और 1911 में मेल हो गया था किसका? तो बंगाल का। ठीक है, ये फिर से मिल गया था। अगला क्वेश्चन है, केसरिया सुप्रसिद्ध है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। केसरिया सुप्रसिद्ध क्या है, ये आपको बताना है। क्या है केसरिया सुप्रसिद्ध? तो केसरिया सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। क्या है? बौद्ध स्तूप है। ठीक है, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था और ये कहाँ है? ये बिहार में है। बिहार में कहाँ है? बिहार में ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण में ये। ठीक है, क्या है? केसरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुम्भरार स्थल संबंधित है प्राचीन किसी से? कुम्भरार, कुम्भरार जानते हो, आपने बहुत बार पढ़ रखा है। कुम्भरार ये पाटलिपुत्र क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। कौन है वो? कौन है वो? करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। वो हैं बापू नाडकर्णी। ठीक है, बापू नाडकर्णी ये ऑलराउंडर थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। ठीक है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, थावे का तीर्थस्थल जिस जिले में स्थित है वह है। थावे का तीर्थस्थल किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। अब जिला देखे तो आपको पता चल गया कि बिहार में है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना कि थावे का तीर्थस्थल किस राज्य में है, तो बिहार में है। बिहार के किस जिले में है, तो बिहार के गोपालगंज जिले में। कहाँ है? गोपालगंज में। ठीक है, और ये थावे वाली माँ, ठीक है, यहाँ माँ का मंदिर है। थावे वाली माँ के नाम से फेमस है, हिंदू धर्म का है। माँ जब आ गया तो आपको पता है हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो थावे वाली माँ, इस मंदिर के लिए ये थावे जो है वो प्रसिद्ध है गोपालगंज में। अगला क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? 1763 में। ठीक है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों के फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? किसने किया था? ये किया था नवाब मीर कासिम ने। किसने? नवाब मीर कासिम ने। मीर कासिम जो किसके बाद बना था? मीर कासिम मीर जाफर के बाद बना था। ठीक है, लेकिन मीर कासिम, मीर जाफर ये सब अंग्रेजों के हाथों के कठपुतली के समान थे। इनमें कोई बहुत ज़्यादा कोई पावर था नहीं। लेकिन जब मीर कासिम आया तो कठपुतली जब हाथ से बाहर निकल जाए तो टेंशन होता है ना, उसी तरह से मीर कासिम जब शासक बना तो उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ ये काम करने लगे। ठीक है, तो इसके बाद मीर कासिम को फिर हटा दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मीर जाफर को बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। आपको ये बताना है किससे युद्ध किया था 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने? बताओ किससे युद्ध किया था? तो ये युद्ध किया गया था तिरहुत के राजा के द्वारा के साथ। किसके साथ? तिरहुत के राजा के साथ इनका युद्ध हुआ था। किनका? गयासुद्दीन का। ठीक है, और अगर तिरहुत के राजा का हम लोग बात करें, ये तिरहुत क्षेत्र कहाँ है? ये तिरहुत आपका जो मिथिला वाला क्षेत्र है ना, जो मिथिला, दरभंगा, कोसी, ये सारे क्षेत्र जो थे यही था तिरहुत क्षेत्र। ठीक है, और उस वक्त यहाँ के जो राजा थे वो थे हरिसिम्हा देव। कौन थे? हरिसिम्हा देव। ठीक है, हरिसिम्हा देव, जिनके साथ गयासुद्दीन का लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में कब? अब सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, कब हुआ था? ये भी आपको पता है कब हुआ था? 1907 में। बंगाल विभाजन 1905, कांग्रेस विभाजन 1907। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड यानी HURL के लोगो और ब्रांड डैश का अनावरण किया। अब आपको ये बताना है वो क्या है, उनका जो लोगो है वो क्या है, जिसका अभी हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं DV सदानंद गौड़ा, इन्होंने उसका अनावरण किया है। आपको बताना है क्या है, क्या है? अपना यूरिया सोना उगले। क्या है लोगो उसका? अपना यूरिया सोना उगले। अगला क्वेश्चन है ICC अंडर-19 विश्व कप 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय टीम की कप्तानी की? ICC अंडर-19 विश्व कप 2020 में भारतीय टीम की कप्तानी किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताओ, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था प्रियम गर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण के लेखक थे। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी, इसके बारे में मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको। कौन थे इसके संस्थापक? इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1913 में, ठीक है। कब हुआ? 1913 में। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे किस चीज से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, आर्य समाज से। थोड़ा सा हो सकता है देखने में आपको दिक्कत हो रहा हो, क्या क्या है मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, आर्य समाज से, A और B दोनों से, न तो A न तो B से। आपका सही आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय किससे संबंधित थे? लाला लाजपत राय आर्य समाज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान 1930 में किया गया था, ठीक है। और 1930 में भी अगर मैं बोलूं डेट स्पेसिफिकली तो हो जाएगा आपका 6 अप्रैल। ये याद रखना, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक कानून कब तोड़ा था, ठीक है। और इसको कहा जाता है दांडी मार्च, दांडी मार्च, ठीक है। तो दांडी मार्च से आपको डेट याद रखना कि ये स्टार्ट जो हुआ था ये मार्च में हुआ था। क्या हुआ था? मार्च में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, कितने मार्च को, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और खत्म हुआ था 6 अप्रैल को, ठीक है। कितने मार्च को ये स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को, ठीक है। 12 मार्च को ये मार्च इनका स्टार्ट हुआ था। देखो मार्च मेरा एक लॉजिक है ताकि आपको सब दिन याद रहे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो मार्च से याद रखना, मार्च में शुरू हुआ था, ठीक है। 12 मार्च को ये शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? ये आपको बताना है। कहाँ पारित किया था? बंबई में किया था। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पहली बार कहाँ किया गया था? अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पहली बार कहाँ पारित किया था तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि पहली बार किया गया था वार्धा में, ठीक है। देखो ये सब छोटा छोटा चीज है ना जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है और आप फुल कॉन्फिडेंस में रहते हो कि मेरा तो सही ही है और आपका गलत हो जाता है, यही कारण है, ठीक है। पहली बार वार्धा में किया गया, उसके बाद इसको फाइनलाइज किया गया बंबई में, जो ग्वालियर टैंक मैदान था वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? इन समय से बताओ क्या प्रस्तावित नहीं था कैबिनेट मिशन योजना में? क्या प्रस्तावित नहीं था? पाकिस्तान का निर्माण, पाकिस्तान के निर्माण का कोई इसमें चर्चा नहीं किया गया था। और रेस्ट जो है भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव, ये सारी चीजें कैबिनेट मिशन में शामिल था। कैबिनेट मिशन कब आया? 1940 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में छेड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? चलो दिल्ली। अब देखो आदमी का नाम तो आप जान रहे हो, दिल्ली चलो, भगत सिंह, इन्होंने ये नारा दिया था। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किससे संबंधित है? वहां पे भगत सिंह तो आपको दिख नहीं रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको? आपको इंडियन नेशनल आर्मी दिख रहा है, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित हो जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? कहाँ चलाया गया था? जल्दी बताओ। तो ये चलाया गया था मोतिहारी में, ठीक है। कहाँ? मोतिहारी में इन पर चलाया गया था मुकदमा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम, आप बोलोगे नहीं, मैंने बता दिया है इसके बारे में आपको पहले भी। जल्दी से बताओ सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? फिर से एक बार आपका ऑप्शन जो भी है आपको देख कर लगेगा ये है मजरूल हक,
ठीक है। लेकिन सदाकत आश्रम के बारे में मैंने आपको सब चीज़ बताया हुआ है। सदाकत आश्रम के स्थापना के लिए जो जमीन चाहिए था वो दिया गया था किसके द्वारा? मजहूल हक के दोस्त खैरूम मियाँ के द्वारा। लेकिन इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ आपको ऑप्शन में कहीं गांधी जी नहीं दिख रहा है, इस कारण से आपका आंसर होगा मजरूल हक। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे राजेंद्र प्रसाद से कंफ्यूज कर देंगे। राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने बनवाया नहीं था, पर इनका निवास स्थान ये रहा था। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना जो लास्ट टाइम है वो यहीं पर बिताया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या क्वेश्चन पूछा गया उस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद नेता थे। स्वामी सहजानंद नेता थे किन लोगों के? तो किसानों के नेता थे स्वामी सहजानंद। किनके नेता थे? किसानों के। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? बहुत ही फेमस है, आप जान भी रहे हो वो संख्या कितनी है, तो जल्दी से बताओ। वो संख्या है 7। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में डेट याद रखना है, 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस ने गोली चलाया और 7 छात्रों का जान चला गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। ये आजाद दस्ता क्या है आपको पता अगर होगा तो पता होना चाहिए, ये कब सक्रिय था। एक आजाद दस्ता देखो क्या था ना, एक आप बोल सकते हो अंग्रेजों के तरफ से मैं अगर बोलूं तो ये घुसपैठियों का एक दल था, और अपने एक भारतीय होने के नाते अगर मैं बोलूं तो ये गुप्त संस्था था। ठीक है, ये तो जैसी जिसकी सोच, ठीक है, जैसे आपकी देखने की नजरिया है उस तरह से हो जाएगा। आज के डेट में भी जिसको हम लोग आतंकवादी बोलते हैं, वो जो भी जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो उनके लिए वो हीरो हैं। ठीक है, भले ही वो दूसरों का जान ले रहे हैं पर उनके लिए वो हीरो हैं, पर हम लोगों के लिए क्या है? आतंकवादी, क्योंकि वो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। उसी तरह से तो आजाद दस्ता क्या था? एक गुप्त संस्था था जो छुपकर अटैक करता था, चोरी चपाटी इधर उधर करके अपना फाइनेंस उठाता था। ठीक है, और ये बहुत ही एक्टिव रहा किस समय में? तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। और ये इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो अपने ही लाल के द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यही इसके निर्माता हैं। ठीक है, नेपाल के तराई क्षेत्रों में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ, जो सक्रिय क्षेत्र था इनका वो कहाँ था और इन्होंने स्थापना इसकी, जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो नेपाल के तराई क्षेत्र के जंगलों में। ठीक है, और इसके अगर प्रांतीय लीडर का बात किया जाए, मैंने बताया था स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया, लेकिन प्रांतीय लीडर, प्रांतीय नेता का अगर बात किया जाए तो उनका नाम था सूरज नारायण। क्या नाम था? सूरज नारायण। ये 2 नाम इससे संबंधित है जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? दामोदर निगम घाटी की स्थापना हुई थी 1948 में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग कौन सा है? सबसे पुराना अगर बड़े उद्योगों का अगर हम लोग बात करेंगे भारत में तो वो कौन सा उद्योग होगा? वो होगा आपका सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? NDRF अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को मनाता है। कब मनाता है? 19 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है? यह है आपका 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार या समांतर में गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। याद रखना, डेट लाइन का बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की छत स्थित है, या पृथ्वी का छत किसको कहा जाता है? तो आप जानते हो तिब्बत पठार, तिब्बत के पठार या पामीर का पठार, इसको कहा जाता है क्या? विश्व का छत। ठीक है, या संसार का छत। अगला क्वेश्चन है अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। अग्निवृत्त, अग्निवृत्त जल्दी बताओ, अग्निवृत्त क्या है? अग्निवृत्त प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों की नवीन वलयाकृति है। क्या बोलते हैं इसको? रिंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन के पास जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वहाँ बहुत अधिक पाया जाता है, और जिस रेडियस में पाया जाता है उसी को कहा जाता है रिंग्स ऑफ फायर, और एक्टिव ज्वालामुखी वहाँ पे विशेषतर आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है टोर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उड़ती है। टोर्नेडो किस क्षेत्र में उड़ती है? आपके ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है किस क्षेत्र में। तो टोर्नेडो अमेरिका में आपको अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। तो भारत को हम लोग मेनली, इसमें मेनली बात किया जा रहा है, मेनली हम लोग किन कैटेगरियों में विभाजित कर सकते हैं?
तो भारत को हम लोग मेनली 3 कैटेगरियों में विभाजित करते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से। लगभग कब? यानी भारतीय मानसून का एंट्री जो होता है वो कब होता है? तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है। अब जून से यहाँ आपका एक डेट है, 2 डेट है, एक शुरुआत का एक लास्ट का। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून का मतलब क्या होता है? 5 जून यहाँ हो जाएगा। ठीक है। कोई भी डेट इसमें दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 5 जून होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत को आप इन चारों ऑप्शंस को देखकर बताओ, पढ़कर बताओ कि क्या आपका ऑर्डर हो सकता है जिसमें हम लोगों ने हिमालय पर्वत को विभाजित किया है। क्या होगा? जल्दी बताओ। तो आसान सा है ना, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये 3 ऑर्डर हैं जिसमें हम लोगों ने विभाजित किया। अलग अलग इसका नाम है, लेकिन यहाँ आपके ऑप्शंस के हिसाब से यही 3 सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उन्नति संबंधित है। हिमालय पर्वत की उन्नति संबंधित है। इन 4 ऑप्शंस में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। ठीक है। फोल्ड माउंटेन है आपका हिमालय, और ये नवीन फोल्ड माउंटेन में, यानी न्यू फोल्ड माउंटेन में, यंग फोल्ड माउंटेन में इसको गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको चुन के बताना है कि नर्मदा नदी का प्रभाव कैसा निर्धारित किया हुआ है, किस डायरेक्शन में फ्लो करती है या क्या है उससे रिलेटेड आपको ये बताना है। तो नर्मदा नदी से रिलेटेड यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ये एक नदी है। ठीक है। आप जानते हो नर्मदा नदी लगभग इंडिया के मिड में बहती है। ठीक है। और मेनली जो इसमें पानी जाता है वो आपका एमपी है और गुजरात है। ठीक है। दोनों का इसको लाइफलाइन भी कहा जाता है नर्मदा को। और ये कहाँ से किस ओर से किस ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धि जनजाति पाई जाती है। सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। कहाँ पाई जाती है भारत में? तो ये गुजरात में पाई जाती है। सिद्धि जनजाति से आपको अब याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है। ये लोग जो जनरली हैं वो यहाँ के नहीं हैं, ये अफ्रीकन जनजाति हैं। कहाँ के हैं? अफ्रीकन जनजाति हैं जो यहाँ आकर बस गए हैं और अब ये भारतीय जनजाति के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है। इनका अब अफ्रीका से कोई लिंक है नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग जोड़ता है किसको? तो सबसे अधिक दूरी तक ये आपका कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। ठीक है। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यह है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? किस तारीख को लागू हुआ था? यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर बैठते हैं, वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते भी नहीं है और आंसर कर देते हैं श्री कृष्ण सिंह। ये गलत है। श्री कृष्ण सिंह के बारे में आप जान रहे हो, ये थे सीएम, ना कि राज्यपाल। आपसे यहाँ पे राज्यपाल पूछा जा रहा है। आजादी के बाद सबसे पहले कौन बने? कौन बने? ये बने जयराम दास दौलतराम। ठीक है। कौन थे? जयराम दास दौलतराम। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब? कब बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ था? ये हुआ था 1936 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह कौन सी धारा है? किस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? कौन सी धारा है वो धारा है 170। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद, किसी भी विधान परिषद में, जो भी भारत में जिस भी किसी राज्य में विधान परिषद हो, अभी फिलहाल 6 है, अब हो जाने वाला है 5। आंध्र प्रदेश से अगर विधानसभा खत्म हो गया, जैसे ही पार्लियामेंट में पास होगा बिल, आंध्र प्रदेश से विधान परिषद खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बचेगा 5 राज्य जिसके पास विधान परिषद है। लेकिन विधान परिषद में किसी भी राज्य में न्यूनतम संख्या जो है वह हो सकती है 40, इससे कम नहीं हो सकती है। जब जम्मू कश्मीर था तो वो एक्सेप्शनल केस था, उसके पास 36 ही मेंबर था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर है नहीं। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था?
बताओ अंडर 19 का जो विश्व कप हुआ उसमें कितने टीमों ने भाग लिया था? टोटल कितने टीम थे? टोटल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग और केंद्र शासित प्रदेश देश ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी नीति आयोग और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है, आपको बताना है वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका लद्दाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? आपका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि टोटल धारा है 448। ठीक है, अगर ऑप्शन में 448 नहीं मिले तो 444 भी सही होगा, क्योंकि पुराना जो आप पढ़ रहे हो वो 444 है, लेकिन अपडेटेड डाटा है 448। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो आपका आंसर होगा 448। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस अनुच्छेद के तहत? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस आर्टिकल के तहत संशोधन होता है? किस आर्टिकल के तहत? जल्दी बताओ कौन सा आर्टिकल है वो? तो वो आर्टिकल है आपका 368। ठीक है, धारा 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? ये आपको बताना है, प्रथम दलित कौन हुए जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे? कौन थे वो थे जीएमसी बाल योगी। ठीक है, आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दलित के बारे में, तो प्रथम दलित थे जीएमसी बाल योगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ भारत में किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये आपको बताना है। किस पंचवर्षीय योजना में? तो जो 4 ऑप्शंस है इसमें से आपका अगर बेस्ट आंसर देखोगे तो आपका होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये कृषि आधारित पंचवर्षीय योजना था, इसमें कृषि का विकास देखा गया था और ऐसा देखा गया था कि इस कृषि को विकसित करके हम लोग एक सामुदायिक रूप से विकास कर पाएंगे अपने समाज का। ठीक है। दूसरा आपका क्या था? इसमें औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे इसको आप कंफ्यूज नहीं करना, सामुदायिक विकास और दूसरा क्या एक टर्म आता है और आपका सतत विकास। ठीक है, 2 टर्म आपका आता है, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सामुदायिक विकास और सतत विकास। ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन कैसे हुआ था? ये आपको बताना है कैसे हुआ था। अगर आपने कहीं थोड़ा सा पढ़ा है या क्वेश्चन को आपने देखा है तो आप थोड़ा सा लिंक लगा सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर करेंगे संसद द्वारा पारित अधिनियम से, जो कि गलत है। ठीक है, आपको पता है कि योजना आयोग जो है वह आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, तो अगर संवैधानिक निकाय नहीं है तो वह सांसदों के द्वारा बिल पारित करके नहीं बना होगा, क्योंकि अगर बिल पारित होकर बनता तो फाइनली उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता और वो बन जाता संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो ये बना था सरकारी आदेश से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा देखो, ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल होता है जहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं, लेकिन आपको उन्हीं सारे गलतियों से उबरना है। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति का नाम बताइए जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है खगेंद्र थापा मगर, है नहीं था। ठीक है, ये सबसे छोटे हाइट के व्यक्ति थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका हाइट था 2 फीट 2.41 ठीक है इंच, इतना इनका हाइट था और विश्व के सबसे छोटे व्यक्ति में ये गिने जाते थे। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? आसान सा क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन सारे जगहों पर जो स्टील प्लांट है वो लगाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक कैसे नोटों को निर्गत करता है? ऑप्शंस थोड़े लंबे जरूर हैं पर आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो क्या होगा आपका सही आंसर? 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी को रिजर्व बैंक निर्गत करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में औसत जोत का आकार क्या है? भारत में औसत जोत का आकार कि क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से आंसर करो। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे औसत जोत का आकार है 0.08 हेक्टेयर। कितना? सॉरी 1.08 हेक्टेयर। ठीक है, कितना है? 1.08 हेक्टेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है, गृह राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने जनगणना 2021 के आधिकारिक शुभांकर का उद्घाटन किया। तो आपको गृह राज्य मंत्री का नाम बताना है। आपको यह भी याद रखना है कि जनगणना 2021 का आधिकारिक शुभांकर का उद्घाटन किसने किया था। तो यह गृह राज्य मंत्री ने किया था। आपको उस गृह राज्य मंत्री का नाम बताना है। क्या है नाम उनका, चलिए बताओ। तो उनका नाम है नित्यानंद राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नौवीं पंचवर्षीय योजना का काल है। नौवीं पंचवर्षीय योजना, नौवां पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? क्या था? यह था 1997 से लेकर 2002, और 2002 से आपका 7 ये हो गया 10वीं, और 7 से 12 11वीं, और 12 से 17 था 12वीं। ठीक है। और 17 के बाद तो आप जान ही रहे हो, अब हो गया है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 डैश में आयोजित हुआ। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। कहाँ आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें हैं। तो आपके ऑप्शंस में जो दिया हुआ है 4 स्टेटमेंट, आपको बताना है गामा किरणों से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका ए स्टेटमेंट सही है। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है गामा किरणें। अगला क्वेश्चन क्या है, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने 53 किलोग्राम वर्ग में इक्वाडोर के लुइसा एलिजाबेथ मेलेंड्रेस, ठीक है, इनको हराकर रोम रैंकिंग सीरीज में 2020 में स्वर्ण पदक जीता। उस पहलवान का आपको नाम बताना है। क्या है उस भारतीय पहलवान का नाम? उस भारतीय पहलवान का नाम है विनेश फोगाट। इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में इक्वाडोर के लुइसा एलिजाबेथ मेलेंड्रेस को हराकर रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है। जिनको पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वो होती है तन्य धातु या डक्टाइल मेटल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? इन चारों में से आपको बताना है। तो ये है अणु। ठीक है। अणु का इन चारों में से जो लिस्ट आप बोल सकते हो किसी का विभाजन कर सकते हैं वो है अणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय, एक्चुअली में अगर यहाँ पे ऑप्शन आपका बुध रहता, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता बुध, लेकिन बुध तो है नहीं। तो आप क्या करोगे? इन चारों में से आपको बताना है सबसे कम टाइम कौन लेगा। सबसे कम टाइम पृथ्वी लेती है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बृहस्पति का बात करें, जुपिटर, तो ये लगभग 12 साल लेती है। ठीक है। लेती क्या है? लेता है। ठीक है। और सेटर्न यानी शनि, ठीक है, शनि का अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 29 साल ले लेता है। ठीक है। और वरुण का अगर बात करें, यानी वरुण नेपच्यून हुआ ना, हाँ नेपच्यून, ये लगभग 165 साल ले लेता है। ठीक है। ये अगर पृथ्वी के टाइम से आप कंपेयर करोगे तो वरुण जो है 165 साल लेता है। ठीक है। नेपच्यून 165 साल, सैटर्न 29 साल, और बृहस्पति ये लगभग 12 साल लेता है पृथ्वी के टाइम के अनुसार। तो पृथ्वी 365 दिन यानी 1 साल के बराबर समय लेता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक, आपको उत्प्रेरक के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उत्प्रेरक से रिलेटेड यानी कैटलिस्ट से रिलेटेड सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सी स्टेटमेंट आपका सही है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है। जो तत्व ये काम कर सकता है उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं या उत्प्रेरक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त का उत्सर्जन होता है। पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है? ये होता है यकृत में। ठीक है। और पित्त से याद आया, अभी तो आप लोग करंट में देख ही रहे होगे, न्यूज़ में देख रहे होगे, अभी का माहौल जो है वो कोरोना वायरस मय हो चुका है पूरा वर्ल्ड। और इस वायरस का शुरुआत चीन से हुआ था, लेकिन अभी चीन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है कि भालू जो है, भालू के पित्त से वो लोग कोरोना वायरस का जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। डिटेल से हम लोग कभी बात करेंगे, लेकिन अभी याद रखना, अगर एग्जाम में कभी आ जाए, देखो इस तरह की चीज़ कभी आप सुने रहते हो थोड़ा सा तो आपके लिंक दिमाग में रहता है। ठीक है। तो किस चीज़ का पित्त का बात किया जा रहा था? भालू का। ठीक है। और चीन ने ये सजेशन दिया है। अब आगे हम लोग इस पे कभी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है क्या, किस तरह की होती है? जल्दी बताओ।
प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, ठीक है। जो फोटो केमिकल इफेक्ट्स होते हैं वो कैसे शुरू होता है, तो वह फोटो यानी आपका प्रकाश, ठीक है, यानी लाइट से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या चेंजेस ला सकता है। कॉपर सल्फेट का घोल क्या कर सकता है, तो यह नीले लिटमस को लाल बना देता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट नीले लिटमस को लाल बना देता है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, क्यों हम लोग एसिटिक एसिड को कमजोर एसिड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या कारण है इसका। इसका कारण है इसका आयोनियन निम्न होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका जो आयोनाइजेशन है, ठीक है, आयोनाइजेशन क्या होता है, कितना आयोन्स ये H+ आयोन्स ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। देखो एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, वह क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो जो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना बड़ा दाता होगा, उतना बड़ा दाता होगा, इसका मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। जो कम देगा वह वीकर एसिड होगा। तो इसका आयोनियन जो है या आयोनाइजेशन जो है एसिटिक एसिड का वह बहुत कम होता है, यह कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस कारण से ये वीक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है तो इसका समतुल्य भाग नहीं होगा, भार कितना होगा, ठीक है। देखो इससे पहले भी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, अगर आपको याद हो, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, केमिस्ट्री का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है अनुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, मैंने बताया हुआ था मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंस, ठीक है। तो त्रिआधारीय अम्ल है, ठीक है, यानी इसका वैलेंस 3 होगा और इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है और मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 176। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 176/3, बस आसान सा चीज है, क्या होगा 176/3, क्या हो जाएगा ये अप्रॉक्स आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 58.66, ठीक है, 58.66 आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तांबे का मिश्र धातु है, इन चारों में से तांबे का मिश्र धातु कौन सा है, यह है पीतल, पीताजी यानी पीतल जो है वह तांबा और जिंक यानी कॉपर और जिंक Zn, ठीक है, इसका मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है। चित्र खींचने में यानी फोटोग्राफी में आपका बात किया जा रहा है, फोटोग्राफी में आप लोग किस धातु के हैलाइड का प्रयोग करते हो, किसका प्रयोग करते हो, ये किया जाता है चांदी का है, ठीक है, चांदी के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है किस चीज में, आपका जो फोटोग्राफी होता है उसमें फिक्सर के तौर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए, तो क्या नहीं लेना चाहिए, वसा यानी फैट, ठीक है। अगर वो लोग फैट अधिक मात्रा में लेंगे तो उनके हार्ट में ब्लॉकेज का केस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, यानी जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है, ये आपको बताना है, किसका एलॉय है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल का एलॉय है। अगला क्वेश्चन है, सीसा संचयकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, कौन सा एसिड यूज होता है, जो आपका लेड बेस्ड जो बैटरीज वगैरह हैं, ठीक है, इसमें कौन सा एसिड यूज होता है, कौन सा एसिड यूज होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2020 में एलेक्रामा का उद्घाटन किया है, आपको ये बताना है कहाँ किया है, ठीक है। एलेक्रामा का उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा क्या किया है, कहाँ किया गया है, जल्दी बताओ कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा यूपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे 26वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। ड्रामा सीरीज में किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, ये मिला है जेनिफर एनिस्टन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें 35 देशों की कुल 255 फिल्में दिखाई गई, इसका प्रदर्शन कहाँ हुआ था,
कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए प्रौद्योगिकी, नए ट्रेंड्स और इनोवेशन के संबंध में भारतीय उद्योग के साथ विश्व को जोड़ने का एक मंच है। कौन सा मंच है? तो अभी ऊपर जो मैंने बताया था वही है, वो है एलेक्रामा। ठीक है, एलेक्रामा जिसका नोएडा में उद्घाटन हुआ था। ठीक है, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 26वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? ऊपर आपने अभिनेत्री का देखा, अब आप बताओ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है ड्रामा के फिल्म में? ये मिला है पीटर डिंकलेज को। किसको दिया गया है? पीटर डिंकलेज को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने 26वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में लीडिंग रोल में अभिनेता द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड जीता। तो लीडिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको दिया गया? किसको दिया गया? ये दिया गया जोकिन फिनिक्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रत्चानोक इंतानोन ने जकार्ता में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 महिला सिंगल खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से? तो आपको ये इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है ये नाम कहाँ से बिलोंग करती है, किस देश से बिलोंग करती है? रत्चानोक इंतानोन कहाँ से बिलोंग करती है? ये किस देश से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है थाईलैंड से, और इन्होंने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 महिला सिंगल का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि पर डे की तरह आज भी आपको सेट अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।